ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में, मैं अमेरिका और मैं लंदन। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर. आई थिंक दिस इज द second last lecture for chapter number 6. We are doing planning with limiting factors. When I say limiting factors, there are two types of limiting factors. One is only one is the limiting factor, and second, the aspect is more than one limiting factors. And from last so many lectures we are doing for more than one limiting factors, because in real life, in realistic positions, there are more than one limiting factor. तो मैं आज आपके सामने एक बार फिर छोटी छोटी बातें रखकर अपनी बातों को क्लियर करने वाला हूँ. आप सब रजिस्टर ओपन कर लें बेटे. बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आज का और नेक्स्ट लेक्चर. बस कंप्लीट हो जाएगा यार. आज जैसे मैं कहता हूँ लेक्चर 9 है, कल मैं लेक्चर नंबर 10 ले लूँगा, and my chapter number 6 will be over. F5 for performance management for ACCA. कैसे समय बीतता जा रहा है आप देखिए ना. चैप्टर 5 भी कंप्लीट कर दिया, चैप्टर 6 भी कंप्लीट कर दिया. अब धीरे धीरे चैप्टर 7, चैप्टर 8 की तरफ बढ़ेंगे हम. आगे बढ़ते जाएंगे बिकॉज चैप्टर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज इन रिगार्ड टू प्राइसिंग डिसीजंस. And when I say chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, all are related with decisions. आप एक्चुअली में डिसीजंस ले रहे हो. You want to take a decision as a finance manager. So how to take that decision? That plays a very important role. आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने रजिस्टर में अपनी होश में बड़ी सारी बातें आज बताना चाहता हूँ. दिस इज चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स. बेटे, एक बड़ी प्यारी सी आज थॉट आपको देनी है इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले. आज मॉर्निंग में यूट्यूब कमेंट आया और वो बड़ा बच्चा, उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा. मतलब काफ़ी नेगेटिविटी थी उसके मन में. तो मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स. आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बिकॉज जो आप सोचते हो वही धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देते हो, और जो आप बोलते हो, बिकॉज थॉट्स विल बिकम वर्ड्स, एंड व्हेन योर वर्ड्स दे विल बिकम योर एक्शंस. जो बोलोगे वही करोगे. अच्छा, जो करोगे वही हैबिट पड़ जाएगी, एंड दोज एक्शंस विल बिकम योर हैबिट्स. मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहता हूं. लेक्चर 9, चैप्टर 6, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स. अपने विचारों पे ध्यान रखो कि आप सोचते क्या हो. नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, क्योंकि जो आप सोचोगे वही कुछ दिनों के बाद बोलना शुरू कर दोगे. एंड द वर्ड्स यू विल स्पीक, यू विल ऑल्सो डू एक्शंस ऑन दैट. And when I say you do actions on that, you will create those habits. तो मैं चाहता हूं कि आप सभी आराम से मेरी बातों को सुनेंगे. आपके वर्ड्स बड़े पॉजिटिव होने चाहिए, आपके वर्ड्स कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपके वर्ड्स गोइंग कंसर्न में होने चाहिए. आइए जी, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज के इस लेक्चर का एजेंडा बता दूं. वैसे मैंने आपको बड़े सारे मेथड्स, इन लास्ट लेक्चर नंबर 8 तक I have discussion so many different aspects in relation to how we can solve a linear programming problem. अभी जो बताना है ना, और जो नेक्स्ट लेक्चर में बताना है, वो छोटा मोटा है, बच्चा खुचा सा. ज़्यादा कोई है नहीं. कोई बहुत बड़ी बात तो बता ही दी. छोटी छोटी बातें रह गई हैं. जब आप मॉर्निंग में कहीं पार्टी में तैयार होते हो, ड्रेस वगैरह सब पहन लिया है, छोटा सा हल्का सा परफ्यूम लगाना रह गया या क्रीम लगानी रह गई बेटे, बस यही रह गया. बाकी 80-90% तो आपने बिल्कुल रेडी कर ही लिया अपने आप को. तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको 2-3 बातें बताने वाला हूँ. फर्स्ट इज व्हाट आर द अजम्पशंस. जो भी अभी तक मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग में किया बेटे, वो क्लोज मॉडल था. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस. सो आई विल बी डिस्कसिंग दोज अजम्पशंस बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एमसीक्यू. एंड सेकंड पॉइंट जो मैंने बताना है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्लैक. स्लैक है क्या? When I say slack, how I can find out slack, or what is the meaning of slack, what is the importance of slack, what is the relevance of slack, SLACK. तो इन सभी बातों के ऊपर मैं भूपेश आनंद आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी बातें रखूंगा. आप अपनी कमर सीधी करके, रजिस्टर ओपन करके मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. मैं आज आपसे कहता हूँ कि आप मेरे से काफ़ी दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं अज्यूम करता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे. आप अभी मेरे नोट्स देख रहे हैं, आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, मैं जो कैप्लन के क्वेश्चंस बोलता हूँ, बीपीपी के क्वेश्चंस बोलता हूँ, आप करते हैं. बट बेटे, ऐसा भी तो हो सकता है, नो दिस आई एम अज्यूमिंग, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे नहीं भी करते हो. बट मुझे एक अजम्पशन लेकर तो चलना पड़ेगा. एक बात माननी पड़ेगी, मानो या ना मानो, फिर भी मानना पड़ेगा कि ऐसा ही है. तो जब तक आप उस बात को मानेंगे नहीं, यू कैन नॉट प्रूव समथिंग.
इस दुनिया में जितने भी मॉडल्स बने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल बना, जो भी बना, न्यूटन, ये वो जो भी कुछ, दोस्तों इट इज अ क्लोज मॉडल. जैसे क्रिकेट की गेम की बात करें तो बेटे इट इज अ क्लोज मॉडल. व्हेन आई से क्लोज मॉडल इट मींस इट हैज टू अज्यूम समथिंग. टेबल टेनिस का गेम बना, इट हैज टू अज्यूम समथिंग. फुटबॉल, इट हैज टू अज्यूम समथिंग. आप कोई भी गेम, कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉजिक आप देखें बेटे, मैक्सिमम केसेस में इट इज अ क्लोज मॉडल. व्हेन आई से अ क्लोज मॉडल इट मींस इट हैज सम अजम्पशन. सिमिलरली in the last 8 lectures we have discussed so many things about limiting factors. We have discussed the methods, we have discussed the simultaneous equation method, we have discussed so many items. It means we have assumed something, because I have assumed that let this be represented by x and let this be represented by y, so these are the constraints. बेटे मैंने कहीं ना कहीं उन बातों में कुछ ना कुछ बातें अज्यूम की थी. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में आज आपको वही बातें बताने आया हूं कि दैट दीज आर द थिंग्स विच आर टेकन इनटू अकाउंट, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. and you have to you have to consider those, then only you can solve a linear programming problem. तो आज के इस लेक्चर में मैं पहली बात assumptions बताने वाला हूं, दूसरी बात स्लैक बताऊंगा, और स्लैक को समझाने के लिए मैं इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 का सहारा लूंगा. मैं चल पड़ा अपनी कहानी में. मैंने कहा assumptions are the most pivot role, they play a very pivot role while doing anything. When I say linear programming model, when I say mathematical model, it means assumptions are the मान्यताएं, are the things which you have assumed. तभी आप उस थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं. अभी मैंने कहा क्रिकेट की बात करें तो बेटे 22 स्क्वायर यार्ड की पिच है, आपको पता है 22 स्क्वायर यार्ड की पिच है. यहां पर एक बैट्समैन होगा, यहां पर बॉलर होगा, यहां पे 11 प्लेयर होंगे, 2 प्लेयर ऊपर बैठे होंगे, 2 रेफरी होंगे, 3 रेफरी होंगे. इट मींस everything has been assumed. That's why we can name it as a cricket game. Similarly, when I say linear programming problem, there we have to assume something, तो पहली assumption जो मैंने कहा आपको, ये assumption थी कि या तो मैं maximize करूंगा और या minimize करूंगा. लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो, लेक्चर नंबर 8, तो I did for minimization when I say type X and type Y of fertilizers, जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें फॉस्फेट था, जिसमें फॉस्फोरस था, हमने उसको मिनिमाइजेशन किया. और लेक्चर 7 तक जो भी क्वेश्चंस के मैक्सिमाइजेशन किया. इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट ईदर यू विल बी मैक्सिमाइजिंग समथिंग और यू विल बी मिनिमाइजिंग समथिंग. बट बेटा रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? अब हम ये भी चेक करेंगे कि क्या ये हाइपोथेटिकल है, वेदर इट एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ. So the point is, the first point is, when I say objective, it means I assume that either there will be maximization type or minimization type. But better reality में कई बार दो वेरिएबल्स भी होते हैं. जैसे मैं कहता हूँ रिस्क और रिटर्न. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में we discuss about risk and return, that risk is to be minimized and return has to be maximized. और दोनों ऑब्जेक्टिव है. आप बाइक चला रहे हैं, है ना, जिगजैग वे में, तो रिस्क मिनिमाइज करना है, रिटर्न मैक्सिमाइज करना है. इट मींस आई कैन हैव इन रियल लाइफ आई कैन हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन कम मिनिमाइजेशन. तो एक तो जो अजम्पशन मैंने ली वो ये अजम्पशन ली फर्स्ट पॉइंट में. वो अजम्पशन क्या ली मैंने? ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मेरा मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा या मेरा मिनिमाइजेशन टाइप का होगा. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी ईदर मैक्सिमाइजेशन टाइप और मिनिमाइजेशन टाइप. इन रियल लाइफ बेटे सच्चाई कुछ और होती है, घटनाएं हम जो सोचते हैं वो कुछ और होता है. जब आप पढ़ रहे होगे ना तो बड़ी सारे ऐसे विचार आएंगे, ये ऐसे 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 ऐसे, बट रियलिटी में कुछ और होता है. तो इन रियलिटी वी कैन हैव 2 ऑब्जेक्टिव्स, मिनिमाइजेशन कम मैक्सिमाइजेशन. जैसे मैंने एग्जांपल लिखा रिस्क एंड रिटर्न. आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, यूएसडी जेपीवाई लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अज्यूम करते हैं कि रिस्क कम हो रिटर्न ज़्यादा हो. इट मीन्स वन थिंग यू वांट टू मिनिमाइज एंड सेकंड थिंग यू वांट टू मैक्सिमाइज. सो देयर इज अ मिसमैच. अब हम उसके ऊपर नहीं जा रहे कि ये क्या है या नहीं, बट मैं खाली ये बताना चाहता हूँ व्हाट आर द अजम्पशंस. अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक ये भी अज्यूम किया कि सारे प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, सारे मतलब प्रोडक्ट एक्स बनाएं या प्रोडक्ट वाई बनाएं. इट मीन्स एक्स नहीं बनाएंगे तो वाई बनाएंगे, वाई नहीं बनाएंगे तो एक्स बनाएंगे. बेटा इन रियल लाइफ कई बार प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो एक साथ साथ बिकते हैं. तो दूसरी अजम्पशन जो मैंने ली,
दैट देयर इज अ इंसिडेंस, अच्छा दूसरी असम्पशन है बेटे, देयर इज अ इंसिडेंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैंने कहा कि 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 100 यूनिट बनाओ तो 200 घंटे लगेंगे, 500 यूनिट्स बनाओ तो 1000 घंटे लगेंगे। इट मीन्स क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, क्या लर्निंग इफेक्ट नहीं है? मैंने इग्नोर किया, मैंने नहीं, मैथमेटिकल मॉडल जब हमने लीनियर प्रोग्रामिंग अज्यूम किया, द मैक्सिमाइजेशन टाइप, द मिनिमाइजेशन टाइप, द कॉन्स्ट्रेंट्स, द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, द सॉल्विंग, द स्टेप्स, उसमें कहीं ना कहीं ये अज्यूम कर लिया गया कि लर्निंग इफेक्ट खत्म है ही नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा ही नहीं। जब आप एक काम बार बार करेंगे, लगातार करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम आएगी। मैंने अज्यूम किया कि कुछ नहीं होगा ऐसा, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। लर्निंग इफेक्ट का इफेक्ट भी होता है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी आता है, ठीक है जी। तो बेटा अजम्पशन कर रहे हैं, अब मैं साथ साथ उसकी टिप्पणियां भी दे रहा हूँ। आई वॉन्ट टू से यू दैट हाउ मच हाइपोथेटिकल इट इज, यू गेटिंग माय पॉइंट। थर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल रिमेन सेम। अब यार ये एक चीज़ बताओ मेरे को, कई बार वेन एवर यू वांट टू सेल समथिंग मोर, यू नो, जब हमें एक ऑर्डर आया बांग्लादेश से और हमें उस बांग्लादेश से वो ऑर्डर को सेल करना है, तो कई बार हम वॉल्यूम डिस्काउंट दे देते हैं। वो कहता है जी हम 10 स्टूडेंट्स हैं, हम आपके लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं, 10 के 10 क्या डिस्काउंट दोगे? वी हैव टू गिव द वॉल्यूम डिस्काउंट। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल ऑलवेज रिमेन सेम। बेटे ये दुनिया कॉम्पिटिटिव है, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड सिनेरियो, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन सिनेरियो, जैसे दुनिया हिल सी गई है। आप अडिग नहीं रह सकते, यू कैन नॉट बी फिक्स कि मैं इतने में बेचूंगा, बिकॉज व्हेन यू से इतने में बेचूंगा, इट मींस यू आर सेइंग दैट योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन सेम, योर वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम। इट इज नॉट द केस इन रियल लाइफ, बट वी हैव टू अज्यूम दैट, देन ओनली वी कैन सॉल्व इट। बिकॉज एलपी को अगर हमने सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ बातें अज्यूम करनी पड़ेंगी, ठीक है सर। फोर्थ अजम्पशन जो मैंने ली है कि सारे प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन आई हैव जस्ट गिवन 2 मिनट्स बैक, कि भाई अगर या तो एक्स लेंगे या वाई लेंगे, ऐसा होता ही नहीं है। अब टूथ ब्रश और टूथ पेस्ट को देखें तो दोनों साथ साथ बिकते हैं। सारे थोड़ी सनस्क्रीन और रेनकोट प्रोडक्ट की बात करें तो सारे थोड़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। रेनकोट एंड सनस्क्रीन लोशन, नो डाउट दे आर इंडिपेंडेंट, बट द पॉइंट इज इन रियल लाइफ देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच आर डिपेंडेंट। सपोजिंगली आप एक कंपनी है, आप एक प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मैं वाइवो फोन की बात करूं, मैं MI की बात करूं, मैं एप्पल की बात करूं, मोबाइल फोन के साथ दे आर ऑल्सो सेलिंग बैटरी चार्जर्स, दे आर ऑल्सो सेलिंग सो मेनी एसेसरीज, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर डिपेंडेंट विद ईच अदर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोबाइल फोन नहीं बनाए, ये बनाए तो बिकेगा ही नहीं। बट हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए, बेटे आपको लिखना है, कमर सीधी करके बैठना है। मैं रिपीट करता हूं, कमर सीधी करके बैठना है। आप फेल हो जाओगे अगर नहीं लिखोगे तो। अजम्पशंस में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऑल प्रोडक्ट्स आर डिपेंडेंट विद ईच अदर, ये हमने अज्यूम किया। इट इंप्लाइज देयर इज अ इंसिडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसा होता नहीं है भाई साहब, इस दुनिया में हर चीज डिपेंडेंट है। आप बताओ, हम इंडिया में हैं और रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर आज 5 साल हो गए, खत्म हुए, हमारी इकोनॉमी इफेक्टेड हुई उससे। मैंने एग्जांपल लिखा मोबाइल फोन विद स्पीकर, JBL के स्पीकर्स और बैटरी चार्जर्स। इट मीन्स everything is dependent. We cannot say that all the products are independent. So this is also an assumption which we have taken into account. No doubt it is somewhat hypothetical, but we are not here to say that this is wrong or this is okay, but just I am explaining for the understanding purpose. I am just telling you that this can be hypothetical, this is not. Fixed cost will remain same as installed capacity. But fixed cost same रहेगी। हमने पूरे क्वेश्चंस किए कंट्रीब्यूशन से, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइंस बनाई, ठीक है। कंट्रीब्यूशन होती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करते हैं बेटे, लेकिन एक लेवल तक इग्नोर करते हैं, उसके बाद फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। It means it will be fixed up to the installed capacity, and after that it will increase. So the point is you have to take into account this factor also. तो बेटे ये 5-6 assumptions हमने ली हैं और एक assumption है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन की, जो मैंने लास्ट 8 लेक्चर्स में बताई। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, बेटा वो नेगेटिव हो सकते हैं क्या? ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप नहीं करोगे, कोई कोर्स नहीं करोगे, AC से नहीं करोगे, गोली मारो नहीं करते। ऐसा थोड़ी है कि 12th एग्जामिनेशन या आपने जो ग्रेजुएशन किया उसमें नेगेटिव आ जाएगा, 0 ही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, आज के लास्ट पहलू की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया। बेटे आज के लेक्चर में 2 ही बातें थी।
एक थी assumptions जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, और दूसरा था स्लैक. व्हाट आई मीन बाय स्लैक? स्लैक होता क्या है? SLACK. स्लैक क्या है बेटे? स्लैक का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भाई स्लैक है क्या. जब जब आपका मन तो कर रहा है पढ़ने को, लेकिन टाइम ही नहीं है. पेपर्स के दिनों में जैसे आपके क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में आप पेपर्स देने जा रहे हैं, मतलब एक अनलिमिटेड फैक्टर है, एक लिमिटिंग है, और आपको लिमिटिंग के चक्कर में वो फिर आपका जो जो अनयूटिलाइज है, मतलब जो आपका मन है, मन कह रहा है और पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, टाइम कहता है नहीं बस आप पेपर देने जा. इट मीन्स जो मन कह रहा है और जो टाइम है आपके पास, आपने उसमें से 5-6 चैप्टर्स किए, अभी 2-3 चैप्टर्स रिवीजन बाकी थी. मन तो था करने को, लेकिन टाइम नहीं था. सो ड्यू टू द टाइम लिमिटिंग फैक्टर यू आर नॉट एबल टू डू दोस 2-3 चैप्टर्स. उसको मैंने बोला जो रिसोर्स आपके पास थी बट वो अनयूटिलाइज हो गई, अभी यूज ही नहीं की, उसको बोलते हैं स्लैक. I repeat my golden words. When I say slack, it means आपके पास 5,000 लेबर आवर्स थे, बट मटेरियल जितना था उसमें 4,000 लेबर आवर्स ही लग सकते थे, क्योंकि मटेरियल उससे ज़्यादा है ही नहीं. इट मीन्स 1,000 लेबर आवर्स आप चाहते तो यूज कर सकते थे, वो अवेलेबल थे, लेकिन you could not use it because you have not material, because you have to see the common area, you know. When I say a common area, it means it should be fulfilled by all the constraints. आपको सारे के सारे constraint fulfill करने पड़ेंगे, है ना, तभी जाकर आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे. आप बताइए मुझे लॉजिकली ऐसा होता है या नहीं होता? मैं एसी बंद कर दूं बेटे. कॉमन एरिया क्या होता है? फिजिबल एरिया क्या होता है? द कॉमन एरिया इज द फिजिबल एरिया इज विच इज कॉमन टू ऑल द कॉन्स्टेंट्स. अच्छा, कई बार क्या होगा कि एक कॉन्स्टेंट ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि दूसरा अवेलेबल कम है, इसलिए आपको दूसरे की बात भी माननी पड़ेगी. इसका मतलब आपको अपना मन मारना पड़ेगा. आप अपनी रिसोर्सेज को आइडल छोड़ दें, तो जो आइडल छोड़ दी, जो अनयूटिलाइज थी, जो अवेलेबल तो थी बट उसको यूटिलाइज नहीं किया, उस रिसोर्स जितनी नहीं की उसको बोलते हैं स्लैक रिसोर्स. आज इस लेक्चर के थ्रू, लेक्चर नंबर 9 के थ्रू, आई वांट टू टेल यू व्हाट आई मीन बाय स्लैक. कमर सीधी करके एक बात पहले लिख लेंगे, फिर आगे चलेंगे. इट इज द अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा? ऑप्टिमम पॉइंट, क्योंकि हम ऑप्टिमम पॉइंट को निकालते हैं, बिकॉज वी कैन मैक्सिमाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन और वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट एट द ऑप्टिमम पॉइंट और द प्रोडक्शन लेवल एटसेट्रा. इट मीन्स आपने एक ऑप्टिमम पॉइंट अचीव कर लिया कि भाई इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगी या मिनिमम कॉस्ट होगी. लेकिन अगर आप रिसोर्सेज को देखें तो कुछ ऐसी रिसोर्सेज भी होंगी जो अभी और भी अवेलेबल थी, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी हैं, लिमिटेड हैं, आप वो है ही नहीं ज्यादा. जैसे मैं कहता हूँ जी, आपको पिज़्ज़ा बनाने में पिज़्ज़ा बेस भी चाहिए, कैप्सिकम भी चाहिए. अच्छा, कैप्सिकम तो बढ़िया 10 kg, पिज़्ज़ा बेस ही खत्म हो गए, मिलेंगे नहीं ज़्यादा, तो भैया कैप्सिकम उतनी यूज़ करोगे ना जितनी पिज़्ज़ा बेस होगी, तो बाकी कैप्सिकम पड़ी हुई है ना. इसका मतलब कैप्सिकम जो पड़ी हुई है, आप उसका भी पिज़्ज़ा बना सकते थे, लेकिन आप बना नहीं पा रहे क्योंकि पिज़्ज़ा बेस ही खत्म हो गया. तो वो जो 1-2 किलो की कैप्सिकम एक्स्ट्रा पड़ी है, उसका नाम है स्लैक, अनयूटिलाइज रिसोर्स. आई थिंक अब आपको बात समझ आ रही है. ठीक है सर, तो आप लिखेंगे ए पॉइंट, इट इज अनयूटिलाइज रिसोर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और ऑप्टिमम पॉइंट और अ प्रोडक्शन मिक्स. अब मैं इस बात को एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, वैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने जा रहे हैं इस समय हम, ठीक है ना. इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे, लेकिन वो आपको पहुंचा देगी इलस्ट्रेशन 1 के पास, तो हम कोई बात नहीं, इलस्ट्रेशन 1 में आ गए सीधा. वैसे ये रही इलस्ट्रेशन नंबर 2. उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कहा है उसने, द फिगर्स विच वी हैव टेकन इनटू इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्लीज कैलकुलेट द स्लैक इन दैट. तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू वो बताना चाहता हूँ बेटे, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना. ये देखो जी, ये रहा, कहाँ गया बेटा, ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1. वैसे है ये इलस्ट्रेशन नंबर 2, लेकिन वो कहता है जी इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जो डिस्कस किया था वहाँ चले जाओ, और वहाँ से क्या करो, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा 4x + 8y, 4x + 8y, 4x + 8y इज इक्वल टू सी. डिपार्टमेंट ए का लिमिटेशन था, याद आ रहा है
बेटे बड़ी मेहनत की थी मैंने इस पूरी इलस्ट्रेशन को कराने में। फिर डिपार्टमेंट बी आ रहा है, फिर डिपार्टमेंट सी आ रहा है। अच्छा डिपार्टमेंट ए का कांस्टेंट कितना है 8x + 10y। अच्छा डिपार्टमेंट बी का कितना है 4x + 10y। अच्छा डिपार्टमेंट सी का कितना है 12x + 6y। अच्छा फिर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है। अच्छा फिर y < 600 है। आई थिंक ये वाली बातें आपको याद आ रही हैं, हमने इसमें पूरा एक लेक्चर लगाया था। अच्छा फिर नीचे लिखा हुआ है द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज, अच्छा जो उसमें ऑप्टिमम पॉइंट निकाला था आपने वो ये था कि 625 यूनिट x के बनाओ और 600 यूनिट्स यू प्रोड्यूस फॉर y, then you can have maximum contribution within the given constraints. Then you have was found out this is this. अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि स्लैक कहाँ पर है, विद नो स्लैक, विद स्लैक। अभी देखते हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको स्लैक निकालना है, मोटी सी बात। अब मैं सीधा इलस्ट्रेशन में आ रहा हूँ, आप देखो ना, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आराम से आ जाओ, वहाँ से देखेंगे। आप मानो कि उसमें एक पार्ट और उन्होंने ऐड कर दिया है और वो पार्ट है प्लीज़ कैलकुलेट द स्लैक। ठीक है सर, वो तो घबराना नहीं है, ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था बेटे, मैंने ऑलरेडी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है, आपको बताया था कि इसमें हम यहाँ पर 4x + 8y इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट सी का। मैंने इसमें फॉर्मुलेट किया था, कॉन्स्टेंट्स बताए थे, 4 कॉन्स्टेंट्स थे, फिर हमने ग्राफ बनाया था, फिजिबल रीजन किया था, इंस्पेक्शन, आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, and we have calculated the optimum point as, we have calculated the optimum point as 625 units for x and 600 units for y. We have already calculated that. हमने ये ऑलरेडी निकाल लिया था दोस्त, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। इसका आंसर आपने देखा था, और बेटे मैं आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मैं उसी चीज़ को फिर वहाँ पे यूज़ करूँगा। ये देखो बेटे, बेटे आपको ऑप्टिमम पॉइंट था, आपका ऑप्टिमम पॉइंट था ये रहा बेटा, x का 625 और y का 600, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैंने पूरा 1-1.5 घंटा लगाया था इस क्वेश्चन को करने में। इन दैट क्वेश्चन मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन से किया, फिर उसको आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन से किया, फिर ग्राफिकल फिजिबल रीजन से किया। तो मैंने कहा 625 और 600 यूनिट्स आपके पास आ गए। ठीक है जी, अब आपको ये बताना है कि इसमें स्लैक किसके पास है। मैं पहले आपको मैथमेटिकली करके दिखाऊंगा, फिर ग्राफ की हेल्प से भी बताऊंगा। विद इन सेकेंड्स यू कैन फाइंड आउट दैट वेदर स्लैक इज अवेलेबल इन दैट कॉन्स्टेंट और नॉट, मतलब अनयूटिलाइज फैसिलिटी है, अनयूटिलाइज कैपेसिटी है या नहीं है। फिर कुछ लिखेंगे, कुछ बातें लिखेंगे भी। तो आप देखिए जी, आपका ये था बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैं रिपीट करूंगा दोबारा से, सो दैट 4x + 8y। ठीक है जी, मैं ग्राफ में आ गया जी, 4x + 8y और x जो है हम कर रहे हैं 625 और y कर रहे हैं 600। आपने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपने ऑलरेडी निकाल ली थी। अब आपको अब ये चेक करना है कि क्या किसी कांस्टेंट में स्लैक है। अच्छा, पहला कांस्टेंट अगर आप देखें डिपार्टमेंट ए का, तो 8x + 10y, 8x डिपार्टमेंट ए का 8x + 10y इज इक्वल टू 11,000। अगर मैं 625 यूनिट्स यहाँ पे फीड कर दूँ, है ना, 8 × 625 + 10 × 600, जरा चेक करिए जी कितना आ रहा है। 8 × 625 10 × 600 ये आ रहा है जी 11,000। आप चेक करो, ये एग्जैक्टली 11,000 ही आ रहा है। इट मीन्स डिपार्टमेंट ए का जो कांस्टेंट है, डिपार्टमेंट ए के जो आवर्स हैं, उसमें कोई स्लैक नहीं रहा। जब आपने वो 625 और 600 यूनिट यूज़ किए तो कोई उसमें अनयूटिलाइज कैपेसिटी नहीं थी। इसका मतलब डिपार्टमेंट ए का जो कांस्टेंट है, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल कांस्टेंट। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ए में थोड़े से घंटे आगे पीछे हुए नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी कंट्रीब्यूशन आगे पीछे हुई नहीं। इट मीन्स दिस इज द बाइंडिंग कांस्टेंट। बाइंडिंग का मतलब है कुछ भी करो इसको मत हिलाना, मरते मर जाना, डिपार्टमेंट ए के कांस्टेंट को मत हिलाना, बिकॉज दिस इज अ बाइंडिंग कांस्टेंट, दिस इज अ क्रिटिकल कांस्टेंट। आपको पता है लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें कई बार बड़ी क्रिटिकल होती हैं, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं भी मिली कोई बात नहीं यार, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अब मैं अगर डिपार्टमेंट बी में यूज़ करूँ
तो मैं देखता हूँ एक बार बेटा, कलर चेंज कर देता हूँ ये आपको समझ आए। डिपार्टमेंट बी, मेरा कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट बी देखें तो बेटा डिपार्टमेंट बी में है 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 9000। 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 9000। बेटे मैंने ना अभी इसमें बड़ी अच्छी अच्छी स्लाइड्स भी लिखी, वो भी लिखनी है आपने। 4 इंटू 625 प्लस 10 इंटू 600, देखें जी कितना आ रहा है। देखें जरा जरा देखें, देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है। लव 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 लवेरिया हुआ है। देखो जी 8500 आ रहे हैं। इसका मतलब आपके पास अवेलेबल 9000 घंटे थे डिपार्टमेंट बी में, बट क्योंकि ऑप्टिमम पॉइंट 600 यूनिट्स आया, एंड इफ आई यूज 625 एंड 600 आई कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन दैट बिकॉज डिपार्टमेंट ए आवर्स आर नॉट मोर देन दैट। सो आई कैन से इन डिपार्टमेंट बी देर इज अ अनयूटिलाइज कैपेसिटी, देर इज अ स्लैक ऑफ 50 आवर्स, 500 आवर्स। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा है। स्टेप नंबर इसमें आ जाइए डिपार्टमेंट नंबर सी। डिपार्टमेंट नंबर सी देखें अगर आप, तो ये रहा बेटे 12x प्लस 6y इक्वल टू 12,000। मैं यहीं पुट कर देता हूँ, यहीं पे पुट कर देता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। 12 इंटू 625 प्लस 6 इंटू 600, लो जी 12 इंटू 625 प्लस 6 इंटू 600, ये आ गया जी 11,100। और आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है? 12,000 घंटे की। इसका मतलब आप चाहते तो 900 घंटे का और भी एक्सेस कैपेसिटी जो डिपार्टमेंट सी में था वो यूज कर सकते थे, क्योंकि डिपार्टमेंट ए के पास आवर्स नहीं थे इसलिए यूज नहीं कर पाए। इसका मतलब मैं कहूंगा डिपार्टमेंट बी में और डिपार्टमेंट सी दे आर नॉट क्रिटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें भी स्लैक है। मैं ये भी कहूंगा कि डिपार्टमेंट ए इज अ क्रिटिकल कॉन्स्ट्रेंट। मैं ये भी कह सकता हूं डिपार्टमेंट ए इज अ बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट एंड डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी आर नॉन बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। आइए थोड़ा सा अगर आप मेरे 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 साथ हैं ना, मेरे ही तो हैं, तो आप मेरी बात को थोड़ा सा लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सो मैंने बहुत प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, एक बार देखिए मैंने क्या लिखा गया है। बेटे बड़ी मेहनत की है बेटे, सच कह रहा हूँ बेटे। आप थोड़ा सा लिखोगे ना तो मुझे अंदर से तक खुशी मिलेगी कि आप पास हो जाओगे। आप देखो ये मैंने सब लिखा है, ये देखो बेटे लिखा था आपके लिए, लिखा इलस्ट्रेशन 1 दिखाई, इलस्ट्रेशन 2 दिखाई, कैप्लन दिखाई, बीबी भी दिखाई, दोबारा से ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दिए, जबकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने 1 घंटा पहले लगाया हुआ है। लेक्चर 3 या 4 में वी हैव डिस्कस। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 4x प्लस 8y, इट इज सब्जेक्ट टू 3 कॉन्स्टेंट्स and we know that optimum point is 625 and 600 units, and in order to find out whether it is slack or not in the constraints, बेटा slack constraints में होता है, तो मैं constraints में वो optimum point वाले डालूंगा और देखूंगा मेरे पास घंटे कितने थे और उसके बाद मैंने कितने यूज किए। बार बार लिख रहा हूं दोस्तों दोस्तों दोस्तों। Now friends, when we produce this much number of units optimum point, we will check whether there are some unutilized hours। बेटे इतने आराम से इतने प्यार से तो कैप्लन और बीबी भी नहीं कराते, आपके घर वाले नहीं बात करते यार, क्या बात करते हो। मैं भूपेश आनंद कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 11,000। मैंने अभी प्रूव करके दिखाया था 8 इंटू 625 प्लस 10 इंटू दिस 11,000। तो फिर मैंने कहा दिस कॉन्स्टेंट इज अ बाइंडिंग कॉन्स्टेंट बिकॉज अवेलेबल आवर्स इज इक्वल टू यूटिलाइज आवर्स। It implies there are no unutilized resources। इसका मतलब कोई भी unutilized resources नहीं है डिपार्टमेंट ए की। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिपार्टमेंट ए बाइंडिंग कॉन्स्टेंट है। बेटे आपके एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ अकाउंटेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो बिकॉज यू हैव टू टेक अ डिसीजन। सो फॉर अ डिसीजन मेकर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेयर द स्पेयर कैपेसिटी इज देयर और नॉट। इट ऑल्सो मीन्स इट इज अ बाइंडिंग कॉन्स्टेंट or a critical constraint or an important constraint. It also implies that there is a delay, that if there is a delay, देखो क्या क्या बातें मैंने लिख दी जो आपके एमसीक्यूज में एग्जामिनेशन किट में आई है, मैंने सब लिख दिया। इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है। आप बस मेरा लेक्चर कर लें तो आपको A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब। It also implies that if there is a delay in the department A, whole project will be delayed,
An entity will not able to meet the maximum contribution because department A has no slack. मैं आ गया जी डिपार्टमेंट बी में 4x + 10y = 9000 वी हैव ऑलरेडी सीन. मैंने उन वैल्यूज को पुट किया जो अभी आपको करके दिखाया. 8500 है, 9000 है, ऐसे 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 500 घंटे का आपके पास डिपार्टमेंट बी का स्लैक अवेलेबल है. बिकॉज अवेलेबल रिसोर्स इज ग्रेटर देन utilized resource. 9000 hours are greater than 8500 hours. Slack is 500 hours. It is a non-binding constraint. मैं आ गया जी लास्ट. डिपार्टमेंट सी ऑलरेडी हम कर चुके हैं. 11100 निकाला था, 900 घंटे थे, स्लैक था, नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट. अब क्या समझ आए इन सब बातों से? बेटे ये लिख लेना डेफिनेशन. बड़ी मेहनत से लिखी है मैंने बीबीबी से आपके लिए. कैप्लन बीबीबी दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ. जूस नोट्स आपके लिए बनाए हैं. आप लिखिए बाइंडिंग कॉन्स्टेंट. समझ आ गया मुझे पता है, फिर भी लिखेंगे. कसम होगी अगर ना लिखा तो. बाइंडिंग कॉन्स्टेंट इफ एट द ऑप्टिमम पॉइंट. ऑप्टिमम मतलब जो आपका मैक्सिमम सोल्यूशन था, जो आपने वो निकाला था, जहाँ पे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन आई थी, या जो पॉइंट आपने इंटरसेक्शन से साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकाला था जहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आई थी, वहां पर अवेलेबल और यूटिलाइज हमेशा बराबर होंगे. जैसे यहां पर आपने देखा कि डिपार्टमेंट ए, जब आपने डिपार्टमेंट ए में देखा तो रिसोर्सेज भी अवेलेबल थी 11000, यूटिलाइज भी 11000. इसलिए आप देखेंगे तो वहां पे कोई स्लैक नहीं है. बट नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या है? When available resources are more than utilized resources, it means there is a difference of that, and that difference is unutilized resources. Resource available is greater than resource use. The constraint is non-binding. And there will be no constraint. मतलब आप के लिए ये constraint इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ. सीधी सी बात है जी. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं स्लैक के लिए? ग्राफ से भी कर सकते हैं. मैं आपको बताने जा रहा हूँ. अभी वो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी का आपने ग्राफ बनाया था. बेटे ग्राफ दिया होगा आपको पेपर में, आपसे पूछा जाएगा प्लीज बताओ मिस्टर ACCA दैट वेदर स्लैक इज देयर और नॉट ऑन, और इन विच डिपार्टमेंट देयर इज अ स्लैक. मैं अभी आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ. 1 सेकंड के अंदर यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि स्लैक है या नहीं. बेटे 1 सेकंड लगेगा, ज़्यादा सेकंड लगना नहीं है. आइए पहले उसी में चलते हैं. आइए वैसे लिख लो आप इस बात को इंपॉर्टेंट पॉइंट में. इफ द ऑप्टिमम पॉइंट लाइज इन द कॉन्स्ट्रेंट लिमिटिंग फैक्टर, इट इंप्लाइज दैट रिसोर्स इज फुली यूटिलाइज्ड. मतलब जो ऑप्टिमम पॉइंट है, जो आपने निकाला था 625 यूनिट एक्स के और 600 यूनिट वाई के, है ना, इस it implies that resource is fully utilized, hence there is no slack critical resource binding constraint. लिख लें, पहले लिखेंगे, मैं आपको उससे बताऊंगा. If the optimum point lies on constraint / limiting factor lines, मतलब लिमिटिंग फैक्टर लाइंस पे अगर आपको ऑप्टिमम पॉइंट आ रहा है, तो जिस लाइन पे वो ऑप्टिमम पॉइंट आ रहा है, जिस लिमिटिंग फैक्टर लाइन पे आ रहा है, वही आपका बेस्ट है. वहीं पर वो आपका क्रिटिकल कॉन्स्टेंट है. इट मीन्स देयर इज नो स्लैक अवेलेबल इन दैट. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. एक बार आराम से देखिए, लिख लें बेटा. अब लिखे ना, मैं उसको करके दिखाऊंगा ना आपको. इफ द ऑप्टिमम पॉइंट लाइज ऑन द कांस्टेंट और द लिमिटिंग फैक्टर लाइंस, इट इंप्लाइज दैट रिसोर्स इज फुली यूटिलाइज्ड, हेंस देयर इज नो स्लैक और क्रिटिकल और दिस. ऐसे 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 आराम से देखो. ये देखो जी, मैं रब कर रहा हूँ सो दैट आपको ज़्यादा समझ आए. मैंने ये रब कर दिया जी. ये लो, ये लो. लो जी. अब आपने क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, और आप इजीली ग्राफ की हेल्प से भी ये आराम से कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा ग्राफ छोटा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिखे और सारी बातें एक साथ ही आ जाए. ठीक है ना. ये मैंने और थोड़ा सा छोटा कर दिया. ठीक है जी. अब आपको पता है ऑप्टिमम पॉइंट ये रहा 625 और 600. अब आप ये देखो ये कौन सी लाइन पे आ रहा है ग्राफ में. अगर आप ध्यान से देखो
तो ये डिपार्टमेंट ए की लाइन है जी, डिपार्टमेंट ए की लाइन है, ये डिपार्टमेंट ए की कांस्टेंट लाइन है, डिपार्टमेंट ए की कांस्टेंट लाइन है। इसका मतलब डिपार्टमेंट ए लाइन पे ये ऑप्टिमम पॉइंट फॉल कर रहा है। एक बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि डिपार्टमेंट ए में स्लैक होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया इफ optimum point falls on the constraint line then in that constraint will not have any slack। हाँ, उसके बाद बाकी देखो आप, जैसे जैसे मैं कहूँ जी डिपार्टमेंट बी, अब डिपार्टमेंट बी के लिए मैं कलर अगर दूसरा यूज करूँ तो डिपार्टमेंट बी ये रहा, तो इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें देखो गैप है डिपार्टमेंट बी में और डिपार्टमेंट ए में। ऑप्टिमम लाइन आ रही है, ऑप्टिमम पॉइंट आ रहा है डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट बी में नहीं आ रहा। इसका मतलब डिपार्टमेंट बी में स्लैक है। अच्छा, डिपार्टमेंट सी देखो, डिपार्टमेंट सी ये आ रहा है यहाँ पर, और देखो बेटा ये डिपार्टमेंट सी, ये पॉइंट है ये वाला है ना, और ये डिपार्टमेंट सी है। इसका मतलब देयर इज ऑल्सो अ स्लैक अवेलेबल इन डिपार्टमेंट सी, बिकॉज डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी दोज लाइन्स ऑप्टिमम पॉइंट इज नॉट ऑन डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट सी लाइन, रादर ऑप्टिमम पॉइंट इज ऑन डिपार्टमेंट ए। तो बड़ी मोटी सी बात है, ये सारी बातें छोड़ो, जिस लाइन पे ऑप्टिमम पॉइंट आएगा वहां स्लैक नहीं होगा, बाकी सब जगह स्लैक है, सीधी सी बात। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर के थ्रू मैंने आपको स्लैक बताने की कोशिश की, मैंने आपको अजम्पशंस बताने की कोशिश की, लॉजिक्स बताए, थ्योरी बताई। लास्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 10 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे शेडो प्राइस बताने वाला हूँ, मिस मत करना।